हाय एवरीवन, हम लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की। तो उसका एग्ज़ाम जो है वो अब आप लोगों के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो इस टाइम पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना कि कितनी आप लोगों की तैयारी है, ये चेक करने के लिए कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में टीआरई 1.0 और 2.0 में आए हुए कुछ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मैं 30 से 35 के आसपास क्वेश्चंस करवाऊंगी, 35 के आसपास क्वेश्चंस होंगे। आप लोग इसको एज अ टेस्ट लीजिएगा और टेस्ट देने के बाद में आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के इस टेस्ट में कितने मार्क बन रहे हैं। एज अ टेस्ट दीजिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी है। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने से पहले भी मैंने आज की वीडियो से पहले भी मैंने आप लोगों के साथ में 6 से 7 वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कस करी है। अगर आप लोगों को वो भी देखनी है तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा अधिकतम विचलित होता है। प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के लिए पूछा गया है। तो पहला है हरा, दूसरा है लाल और तीसरा है बैंगनी। तो फिर सबसे अधिकतम विचलित जो होता है वो बैंगनी होता है। 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक से लिया गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। खुली छतरी लेकर चलना, देखिए मेघ गर्जन हो रहा है तो खुली छतरी तो हम लोग नहीं लेंगे। छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना और खुली जगह में खड़े रहना, देखिए खुली जगह में भी खड़े नहीं रहेंगे क्योंकि खुली छतरी ले या खुली जगह पे खड़े रहे बात तो सेम ही है, तो एक से अधिक नहीं होगा। यहाँ पर आप लोगों का एक ही ऑप्शन सही बचा, वो है छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, इसीलिए 19वें का हो जाएगा बी। बड़े पेड़ का आश्रय नहीं ले सकते क्योंकि मान लीजिए बड़ा पेड़ भी अगर मेघ गर्जन के टाइम टूट गया तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है। घटती है, बढ़ती है या स्थिर रहती है। देखिए स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता हुआ अगर कोई निकाय है तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो स्थिर रहती है, इसलिए 20वें का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, कि नेत्रदान में दाता की आंख के कौन से हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, यानी कि कौन सा नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग लिया जाता है। लेंस लिया जाता है, कॉर्निया या फिर पूरी आंख। देखिए पूरी आंख तो नहीं लेते हैं, न ही लेंस लेते हैं। नेत्रदान के समय हमेशा कॉर्निया लिया जाता है, इसलिए 21 का आप लोगों का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम। पहला है थाइमीन, दूसरा है कोबालामीन और तीसरा है नियासिन। तो 22 का हो जाएगा बी। ये भी आप लोगों की ये जितने भी साइंस के क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी की बुक में से ही लिए गए हैं। 6th से लेकर 10th तक क्लास तक की एनसीईआरटी की बुक में आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को 10th क्लास की एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को एज अ प्रैक्टिस, एज अ अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों को एनसीईआरटी साथ साथ में सिर्फ और सिर्फ एससीईआरटी ही करनी है। तो 22 का हो जाएगा बी। अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है। पहला है सिरका, दूसरा है हल्दी, तीसरा है खाने वाला सोडा। तो अम्ल और क्षार का संकेतक जो होता है वो होता है हल्दी, इसलिए 23 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 24, जब मृदा अति क्षारीय हो जाती है और इसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए हम क्या करेंगे। कार्बनिक पदार्थ डालेंगे, बिना बुझा हुआ चूना डालेंगे या कैलामाइन का घोल डालेंगे। तो देखिए जब मृदा बहुत ज्यादा क्षारीय हो गई है तो पौधे पैदा नहीं होंगे, तो हमें कुछ कार्बन युक्त या फिर कुछ अम्लीय पदार्थ डालने होंगे और अम्लीय पदार्थ जो होते हैं वो कार्बनिक होते हैं, इसलिए 24 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, फ़ारेनहाइट पैमाने का परम शून्य का मान कितना होता है। परम शून्य का मान पूछा है, रटा रटाया क्वेश्चन है और ये भी एनसीईआरटी के 10th क्लास में से लिया गया है। पहला है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा है -22 डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरा है -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर आप लोगों का 25वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि फ़ारेनहाइट पैमाने का परम शून्य का मान जो होता है वो -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की होती है। अनुप्रस्थ तरंगे होती है या अनुदैर्ध्य या विद्युत चुंबकीय तरंगे या तीनों तरीके की। तो हम लोगों को पता है कि प्रकाश तरंगे जो होती है वो तीनों तरीके की होती है। तो यहाँ पर 26 का हो जाएगा आप लोगों का
डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने हुए लवण का पीएच कितना होता है? देखिए आप लोगों से क्या पूछा है, आप लोगों से पूछा है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल है ना, तो बनने वाला जो लवण होगा वो भी प्रबल अम्लीय ही होगा। और अम्ल का पीएच कितना होता है? अम्ल का पीएच 7 से कम होता है, इसीलिए यहाँ पर 27 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 1 गीगाबाइट 1024 केबी के बराबर तो नहीं होता है, क्योंकि गीगाबाइट जो होता है वो गीगाबाइट बड़ा होता है और किलोबाइट छोटा है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है 1024 मेगाबाइट, ये हो सकता है। जीबी तो नहीं होगा, क्योंकि 1 गीगाबाइट 1024 जीबी या गीगाबाइट के किस तरीके से बराबर नहीं हो सकता। तो 1 गीगाबाइट जो होता है वो 1024 MB या मेगाबाइट के बराबर होता है, तो 28 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह प्रक्रिया कौन सी है? देखिए अम्ल और क्षार की क्रिया होती है, हो रही है, और लवण और जल बन रहे हैं, तो ये जो क्रिया होती है वो उदासीनीकरण होती है, विघटन भी नहीं होती है, संयोजन भी नहीं होती है। तो 29 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? एनर्जी को हम लोगों को इंक्रीज करना है अपनी बॉडी में, तो हम किसका यूज करेंगे? अमीनो अम्लों का, ग्लूकोज का, या वसा अम्लों का? तो फिर एनर्जी एनर्जी गिविंग इन तीनों में से कौन सा है? ऑब्वियसली ग्लूकोज। हमें कहते हैं ना, जब हम लोग गर्मी में जाते हैं यहाँ वहाँ, तो हम लोगों से कहा जाता है कि ग्लूकोज पी लो, तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं कि एनर्जी गिविंग कोशिका जो होती है वो ग्लूकोज से ही करती है। उसके बाद में देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। पीयूष ग्रंथि का क्या कार्य है? पीयूष ग्रंथि जो होती है वो मास्टर ग्लैंड होती है, तो ये सब तरीके के काम कर सकती है। पुरुषों में यौन अंगों का विकसित भी कर सकती है, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित भी कर सकती है, और शरीर में चीनी और नमक के स्तर को भी नियंत्रित कर सकती है। यानी हर तरीके के काम पीयूष ग्रंथि कर सकती है, क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड है, इसीलिए इसका हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, और ये आप लोगों को TRE 1 और TRE 2 वाली जब मैंने सीरीज कराई थी तो उसमें भी करवाया था, और आज फिर से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सेम टू सेम क्वेश्चन है और वही के वही ऑप्शंस है, ऑप्शन में भी आगे पीछे नहीं किया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि TRE 1 और TRE 2 के जो प्रीवियस ईयर है वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोग एक बार जरूर करके जाइएगा। तो यहाँ पर मस्तिष्क के कौन से भाग है जो रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? ऑप्शन आता है आप लोगों के पास में रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और हाइपोथैलेमस। दूसरा है रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और सेरेब्रम। और तीसरा है पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। तो ये आपका सही हो जाएगा। रक्तचाप को नियंत्रित करने का काम जो है वो आप लोगों के पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम करते हैं, तो 32 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। भारत ने किस देश के साथ में मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? कौन से देश के साथ में मिला है भारत? तो ऑप्शन है रूस, ब्रिटेन या ब्राजील। तो यहाँ पर आप लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटेन। तो इस तरीके से जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। 34 नंबर हमारे पास में क्वेश्चन है, भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? पहला ऑप्शन है हमारे पास में 888, दूसरा ऑप्शन है 1272, और तीसरा ऑप्शन है 1326। तो भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल सीटें जो है वो 1272 है, इसीलिए 34 का हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बताना है। कुशल प्लेटफॉर्म, ग्रेन प्लेटफॉर्म या डिजिक्लेम प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा डिजिक्लेम प्लेटफॉर्म। तो 35 का हो जाएगा सी। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित क्षत्रिय, सुमित क्षत्रिय, के सिवन। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से नाम को एक जैसा, और जो उनके पीछे वाला जो नेम है उनको किस तरीके से मैच करवा दिया। तो आप लोगों को नाम के साथ साथ में उसका सेकंड नेम यानी सरनेम भी याद रखना पड़ेगा। तो आप लोग देख रहे हैं कितने नजदीक नजदीक के ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए मुख्य रूप से जो है वो अमित क्षत्रिय को जो है वो नियुक्त किया गया है। तो 36 का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की धुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उसकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? 10%, 50% या 10%, 30% या 50%? तो यहाँ पर 37 का हो जाएगा आप लोगों का सी, 10%। 37 का हो जाएगा सी।
अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, एयरबस और बोइंग के मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है चीन और तीसरा है ब्रिटेन। तो यहाँ पर आप लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा चीन, 38 का हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, कृतिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? इस बीपीएससी वाले जो पेपर होता है इसमें खेल से रिगार्डिंग, प्लेयर से रिगार्डिंग और जितने भी स्पोर्ट्स है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनको, इस टॉपिक को भी आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। खेल और बुक्स के ऑथर, ये दो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है भारोत्तोलक, दूसरा है बैडमिंटन और तीसरा है क्रिकेट। उपरोक्त में से एक से अधिक तो होगा नहीं, क्योंकि एक इंसान है तो वो एक खेल से ही संबंधित होगा। तो यहाँ पर कृतिराज सिंह जो है वो भारोत्तोलक से संबंधित है। 39 का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? पहला है सीवान, दूसरा है गया और तीसरा है दरभंगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सीवान। कौन कौन सीवान से है वो आप लोग मुझे कमेंट करिए, ताकि मुझे भी ध्यान रहे कि हाँ, आपके गांव या शहर का नाम भी जो है वो आपके पेपर में पूछा जा रहा है। अगला देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? पहला है डिक्री, दूसरा है रीट और तीसरा है अध्यादेश। तो यहाँ पर आप लोगों का सही ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा 41 का बी, रीट। अगला देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित बांध पूछा है। पहला ऑप्शन है हीराकुंड बांध, दूसरा ऑप्शन है दूधवा बांध और तीसरा है घुमरा पदर बांध। तो यहाँ पर महानदी पर स्थित एक से अधिक बांध है, इसीलिए आपका हो जाएगा 42 का डी। अगला देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। पहला है रोम, दूसरा है जेरूसलम और तीसरा है रियाद। तो यहाँ पर आप लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी, रियाद नहीं होगा, यहाँ पर आप लोगों का 43 का हो जाएगा बी, जेरूसलम। जेरूसलम हो जाएगा। अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी, यानी करंट अफेयर्स से पूछा गया है उस टाइम पे कौन सी खबरों में थी, तो वो था जेरूसलम। तो 43 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? नाटो का सदस्य कौन सा देश है? बेल्जियम भी है, कनाडा भी है और डेनमार्क भी है। तो इसलिए आप लोगों का हो जाएगा 44 का डी, डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके संबंधित है? पहला है G7, दूसरा है G20 और तीसरा है ब्रिक्स और चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य, ऑब्वियसली सबको पता होना चाहिए ये आंसर, कि ये जो है वो G20 से रिलेटेड है, G20 से संबंधित है। तो 45 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, QUAD के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? QUAD चार देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है। हाँ, बात ठीक है। उत्पत्ति इसके 2004 में हुई थी, ये भी बात ठीक है। और इन चार देशों के बीच में समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा है, तो ये बात भी ठीक है। इसलिए आप लोगों का हो जाएगा डी, एक से अधिक। 46 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन, कि कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? पहला है नालंदा, दूसरा है पाटलिपुत्र और तीसरा है तक्षशिला। तो कौटिल्य जो थे वो तक्षशिला कॉलेज के अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। तो 47 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, हाँ, ये बात सही है। अगला है यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था, ये भी बात सही है। तीसरा है अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। तो यहाँ पर आप लोगों के एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, इसीलिए 48 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? पहला ऑप्शन है 66.5 उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र। दूसरा है दोनों गोलार्धों में 23.5 और 66.5 अक्षांशों के बीच का क्षेत्र। तीसरा है दक्षिण ध्रुव वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र। और चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए आपका हो जाएगा 49 का डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? पहला है कुमाऊं हिमालय, दूसरा है असम हिमालय और तीसरा है नेपाल हिमालय। तो सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग जो कुमाऊं हिमालय नाम से जाना जाता है। तो 50 का हो जाएगा ए।
अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये तो नहीं होगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा कथन सही है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख थी? तो 51 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? पहला है 25, दूसरा है 33 और तीसरा है 39। तो यहाँ पर कुल प्रतिशत क्षेत्र होना चाहिए वन का 33, इसलिए 52 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरी कृषि का स्थानीय नाम है? पहला है बेवर, दूसरा है दहिया और तीसरा है पोदू। ये तीनों ही नाम है वो स्थानांतरित कृषि के हैं, इसीलिए आप लोगों का हो जाएगा डी। क्योंकि एक से अधिक ऑप्शन दिया है ना, तो एक से अधिक में ही जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन और सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अमेज़न बेसिन में एक बड़े मकान को क्या दिया गया है? जिसकी छत की क्या नाम दिया गया है? जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है, इस तरीके से ढाल होती है, उसको क्या नाम दिया गया है? पहला है मैनी ओक, दूसरा है मलोका और तीसरा है कसावा। तो अमेज़न बेसिन में एक बड़े मकान को जो जिसकी छत तिरछी होती है, उसको बोला जाता है मलोका। तो 54 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। पहला है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, दूसरा है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य और तीसरा है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य। तो ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र जो होता है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य का होता है, इसीलिए 55 का हो जाएगा आप लोगों का ए ऑप्शन। तो इस तरीके से कुछ 35 के अराउंड क्वेश्चन है, हो सकता है 36 भी हो, 35 36 के आसपास क्वेश्चन होंगे। जितने भी क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों के सही है, एज अ टेस्ट देने के बाद में आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आप लोगों की बीपीएससी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है वो आप लोग मुझे जरूर बताइए। आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।